Once again, I am before of you, and in this video मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ हाइड्रोकार्बन्स के अबाउट कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास इंटर केमिस्ट्री। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफाई की जाए। देखो, हाइड्रोकार्बन्स के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज्यादातर मेडअप ऑफ होते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स के। तो हम इन दोनों को कुल मिला के कहते हैं दिस इज अ हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमें फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं, जैसे कि कोल हो गया एंड पेट्रोलियम एंड लाइक नेचुरल गैस। तो ये जो सब्सटेंस है तीनों, ये सर्व करते हैं एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, और इनमें से हमें डिफरेंट टाइप्स के काइंड्स की एनर्जी मिलते हैं, जैसे कि जनरेटिंग हीट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एंड लास्ट में फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो फ्यूल होता है वो भी हमें ये सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसा ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये कंसीडर किया जाता है मदर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स के बहुत सारे 1 मिलियन आवर्स से भी हमें ड्राइव्स मिलते हैं, डेरिवेट्स मिलते हैं, जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और उनका जो इस्तेमाल है वो भी डिफरेंट होता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप to basic hydrocarbons chain creates new molecule with different properties and structure। तो एमडीकेट एक्सपीरियंस यहाँ बता रहा है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है दरअसल इनका बहुत ज्यादा रोल होता है हाइड्रोकार्बन्स में। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइड्रोकार्बन चेंज हो जाए तो उस कंपाउंड्स की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, इवन उसका जो केमिकल रिएक्शन है, दूसरे रिएक्टिविटी है, वो भी उसका चेंज हो जाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स होता है क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया फिनोल एंड अल्कोहल में कि ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये एक ग्रुप्स होते हैं एटम्स के, एलिमेंट्स के या फिर कंपाउंड्स के। तो ये क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देते हैं, उसकी केमिकल रिएक्शंस को चेंज कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। एंड रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल नीड्स 100 ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये जो क्रूड ऑयल है ये कई हजार सवे हाइड्रोकार्बन्स को प्रोड्यूस करता है, रिफाइनिंग करता है। जैसे कि मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, मोस्ट ऑफ बेसिक हाइड्रोकार्बन होता है। क्यों? देखो, मीथेन का फार्मूला हम जाते हैं CH4। मतलब कि ये एक कार्बन और इसके इर्द गिर्द 4 कार्बन अटैच हैं। और मैं आपको एक और पॉइंट भी बता दूं कि कार्बन अपने साथ किसी भी मैक्सिमम 4 एलिमेंट को अपने साथ कंबाइन करके रखता है। तो ये हो गया मीथेन का फार्मूला CH4। इट्स मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल गैस। इसमें जो 90% 90 to 91% मीथेन होती है वो नेचुरल गैस होती है, एंड कॉमनली फाउंड इन मार्शल प्लेसेस एरिया पर होती है। तो मार्शल गैस भी कहते हैं क्योंकि ये मॉइस्ट प्लेस की तरह से बहुत ज्यादा मिलती है, इवन बलूचिस्तान साइड में। और हेक्सेन है, हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन आर डेरिवेटिव्स ऑफ पेट्रोलियम। ओके, ये डेरिवेट्स होते हैं पेट्रोलियम के and employed as automotive fuel। और ये जो ऑक्टेन, हेप्टेन एंड हेक्सेन है वो ऑटोमोबाइल फॉर एज ए फ्यूल तो इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक और आती है पैराफिन। पैराफिन को दरअसल हम अल्केन ही कहते हैं, और ये हमें ऑक्टेन होता है फ्रॉम पेट्रोलियम हैज वेरियस यूजेस। ओके, पेट्रोलियम के जो होते हैं वो बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं एज ए कंपोनेंट ऑफ कैंडल्स, जैसे कि कैंडल्स हो गए, पल्सेस, लुब्रिकेंट्स, जो भी मटेरियल उसमें लुब्रिकेंट्स ऑयली होते हैं उसे हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। एंड कॉस्मेटिक में भी पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इथाइन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पसेस। जब भी कुछ चीज टूट जाती है तो हम उसको वेल्डिंग करवाते हैं, तो दरअसल वेल्डिंग में जो इस्तेमाल होता है वो इथाइन को इस्तेमाल किया जाता है। इथिन इज यूज्ड इज फॉर रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट्स। आजकल मॉडर्न दौर में 2021 सदी में क्या हो रहा है कि जो फ्रूट्स है वो इथेन की वजह से जल्दी से जल्द राइपनिंग हो जाते हैं, पक जाते हैं। साइक्लोहेक्सेन हैज अ वेरिएबल यूजेस ऑफ साइक्लोहेक्सेन में ज्यादातर फ्लेक्सिबल सब्सटेंस में जो है बहुत ज्यादा रोल होता है, तो इसे हम इसलिए कहते हैं वर्सेटाइल यूजेस होता है इसका साइक्लोहेक्सेन। सर्विंग एज अ सॉल्वेंट्स, और ये सॉल्वेंट तौर पर भी काम करता है, लुब्रिकेंट्स एंड इवन फ्यूल सोर्सेस के तौर पर काम करता है साइक्लोहेक्सेन। माय डियर एमडीकेट एक्सपीरियंस, ये हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं। देखो, यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में होता है, तो हम उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। नॉट एवरी कार्बन हैज ईच 4 its electrons bound to different atoms। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि नॉट एवरीवेयर, हर कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड डिफरेंट एटम्स से अटैच नहीं होते। मोर केमिकली रिएक्टिव देन सैचुरेटेड, सैचुरेटेड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूडेड अल्कीन्स है, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, हम उसको डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के क्या और कौन से टाइप्स होते हैं। देखो, हाइड्रोकार्बन्स क्लासिफाइड किए गए ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर, क्योंकि इनका जो तकरीबन फार्मूला होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो उनकी डिफरेंट होती है। ऐसे टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एन, और एक हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाइड किया है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बेस पर, और दूसरा बॉन्ड की टाइप्स पर के कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है। दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, इनको 2 मेन ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए। अच्छा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? देखो, इट्स अ क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन की क्लास होती है, एज वी नो दैट, इन विच कार्बन्स क्या होता है, अरेंज होता है स्ट्रेट और ब्रांच चेन में। यही मेन पॉइंट है। एलिफेटिक का मतलब होता है स्ट्रेच हो या ब्रांच हो, लेकिन वो सर्किल में ना पाए जाए। थ्रू अ सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है। These are often called as an open chain, हम इसको एलिफेटिक ओपन चेन भी कहते हैं, बिकॉज ये स्ट्रेट और ब्रांचेड हो सकता है। The name aliphatic was given to those compounds they were initially extracted from fat and oil। तो हम भी एक्सपीरियंस यहाँ पर कह रहा है कि हम एलिफेटिक ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो मोस्टली एक्सट्रैक्टेड होते हैं फैट एंड ऑयल से, कॉमनली इन दोनों सब्सटेंस से एक्सट्रैक्ट होने, तो हम ऐसे सब्सटेंस को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। Aliphatic hydrocarbons can be further divided into saturated and unsaturated hydrocarbon। देखो यहाँ पर डू यू नो में मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे। अगर गैसोलीन जो है एज अ फ्यूल तो इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, केमिकली ये कंसिस्ट है कार्बन 5 से टू कार्बन 8 से। द ग्रेडिंग ऑफ द गैसोलीन इज मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस ऑफ नॉकिंग। अच्छा, ये जो ग्रेडिंग होती है गैसोलीन का, वो नॉकिंग को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन। अच्छा, इंजन में जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम नॉकिंग कहते हैं। एज डिफाइंड एज अ सोर्स ऑफ ऑक्टेन नंबर, जैसे हम ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करते हैं तो नॉकिंग वहां पर क्या होती है, डिक्रीज होती है, और हमारी जो गाड़ी की इंजन है वो अच्छे तरीके से काम परफॉर्म करती है। ये यहाँ पर मेन पॉइंट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरी टॉपिक के पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब भी आप नाम सुने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, तो आपके माइंड में एक पॉइंट आनी चाहिए कि इससे कार्बन्स में सिंगल बॉन्ड मिलता है। देखो, इन दीज कार्बन्स ऑल इन दीज हाइड्रोकार्बन्स ऑल कार्बन्स एटम्स अटैच टू ईच अदर बाय अ सिंगल बॉन्ड। वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया, जब भी आप नाम सुने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो आपके माइंड में ये वाली पॉइंट आनी चाहिए कि ऐसे कार्बन में सिंगल बॉन्ड मिलता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड नियोब्यूटेन। अच्छा, ये एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियोब्यूटेन क्या होता है, इनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जब भी याद रखिएगा, जब भी आपको स्ट्रेट चेन मिले हाइड्रोकार्बन्स की, तो हम उसको कहते हैं एन ब्यूटेन। जरूर नहीं है कि यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 6 हो गए तो एन हेक्सेन कहेंगे, 5 हो गए तो यहाँ पर एन पेंटेन कहेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हम कहते हैं एन ब्यूटेन। और दूसरा स्ट्रक्चर है कि अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो या इसके नीचे अटैच हो इस स्ट्रक्चर के, तो हम इसको कहते हैं आइसो। यहाँ पर ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, तो हम इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना समझिए कि इस स्ट्रक्चर को हम क्या क्या नाम देते हैं। देखो, अगर आपको कोई अल्काइल रेडिकल आमने सामने नजर आए, ये स्ट्रक्चर बन जाए, तो हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं नियोपेंटेन। पेंटेन क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। ओके, तो ये तो हो गए स्ट्रेट चेन और ब्रांचेड चेन सैचुरेटेड था। एलिफेटिक हम डिस्कस कर रहे हैं। और साइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है,
साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, साइकिल की जब बात करें तो वो हमेशा स्टार्ट होती है प्रोपेन से, क्योंकि 3 कार्बन से साइकिल बनता है, कभी भी 2 कार्बन से साइकिल नहीं बनेगा। कीप इन योर माइंड। देन वी हैव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दीज हाइड्रोकार्बन्स, अगर इसमें सिंगल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है इसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर मोर देन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाएंगे बिटवीन, बिटवीन किसके, बिटवीन कार्बन्स एटम्स के बिटवीन। Unsaturated hydrocarbons generally referred as alkenes and alkynes। अच्छा, यहाँ पर अल्कीन और अल्काइंस हो गए, तो इसका एग्जांपल्स क्या होगा, तो इसका एग्जांपल बनेगा यहाँ पर अल्केन। कीप इन योर माइंड, सैचुरेटेड हैज अल्केन और also unsaturated has alkynes and alkenes having double bond and having सॉरी, यहाँ पर अल्काइंस को ट्रिपल बॉन्ड होता है एंड अल्कीन्स को डबल बॉन्ड होता है। और आगे बढ़ते हैं। देखो, 1 प्रोपीन, जब भी मैं इसको डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आगे ये पॉइंट तो मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पर आपने नोट किया कि हम कह रहे थे ANE ब्यूटेन, यहाँ पर कह रहे हैं प्रोपीन, जब भी डबल बॉन्ड हो गए तो वो AN को EN से रिप्लेस किया जाता है। तो 1 प्रोपीन, 1 क्यों, क्योंकि ये इसके साथ यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, इसलिए 1। तो इसी तरीके से ये भी ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बहुत ही इजी टॉपिक है यहाँ पर। तो देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि हाइड्रोकार्बन की दूसरा टाइप है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स जो साइक्लिक अरेंजमेंट में किए गए हों। Atoms that connected by alternating double bond ratio follow the Huckel rule 2+ and okay इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। देखो, इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए 2 पॉइंट्स अपने माइंड में ध्यान नशीब करना। जब भी एरो का मतलब होता है साइकिल, जब भी साइक्लिक अरेंजमेंट में कोई कार्बन चेन बनाता है साइक्लिक में और अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड हो उसमें, और तीसरी बात ये कि वो फॉलो करता हो हकल रूल को, जो कि हमारे पास 4n + 2n। देखो, हकल रूल स्टेट दैट अरिथमेटिकली एग्जिबिट बाय द प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड्स को एग्जिबिटेड करता है, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। ओके, यहाँ पर ये जो n है वो नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव नहीं। और those compounds जो possess करते हैं stability को due to the delocalizing of pi electrons making them highly aromatic। अच्छा, यहाँ पर बात पॉइंट समझने वाली है कि जो कंपाउंड डीलोकलाइजिंग करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स को, वो बहुत ज्यादा हाईली एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं या होते हैं। देखो, टर्म एरोमेटिक ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड होता है, एरोमा से लिया गया, जिसका मतलब होता है फ्रेगनेंट। फ्रेगनेंट का मतलब क्या होता है? फ्रेगनेंट का मतलब होता है स्वीट स्मेल। ऐसे कंपाउंड जिसके पास स्वीट स्मेल हो, के अच्छी वाली स्मेल हो तो हम उसको फ्रेगनेंट कहते हैं। As these compounds were initially isolated from pleasant smelling of plants, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो प्लेजेंट स्मेल ऑफ प्लांट्स से इनिशियली आइसोलेटेड किए जाते हैं। द पेरेंट मेंबर ऑफ दिस चेन इज बेंजीन। जो पेरेंट चेन है आप दिस ऐसे कंपाउंड्स की, हम उसको बेंजीन कहते हैं। which is why aromatic compounds are often referred as benzene and its derivatives। अच्छा, बेंजीन तो बात समझ में आ गई, लेकिन ये डेरिवेट्स क्या होते हैं? डेरिवेट्स ऐसे समझाऊं मैं आपको। एक कंपाउंड है हमारे पास, फॉर एग्जांपल बेंजीन है, और बेंजीन के एक जैसे कई कॉपीज बन जाएं, लेकिन वो बेंजीन से डिफरेंट हो तो हम उसको डेरिवेट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर बेंजीन की स्ट्रक्चर है और बेंजीन में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं। अगर इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो ये बेंजीन नहीं रहेगी, ये टोलीन हो जाएगा। ठीक है, अगर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो बेंजीन के साथ तो वो फिनोल हो जाएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो तो वो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, नॉट अ बेंजीन। So then viewers we are talking about alkane and cycloalkanes। देखो, इनमें थोड़ा बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो कहाँ पर होता है, और हमने ये देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम रिप्रेजेंट करवा रहे थे अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स से।
The fundamental difference between these two lines in this way, the carbon atoms are arranged. दरअसल इन दोनों में कार्बन एटम के अरेंज होने से ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो अल्केन्स जो होता है वो स्ट्रेट ओपन चेन और स्ट्रेट चेन होता है। ओके, जो दूसरी जानिब जो साइक्लो अल्केन है वो क्लोज रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इसके बावजूद भी ये दोनों क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, लेकिन जो साइक्लो अल्केन है वो टाइपिकली नॉन पोलर होता है एंड सिमिलर होता है किससे, अल्केन से। साइक्लो अल्केन एग्जिबिट करता है डिस्टेंस प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू अल्केन से। साइक्लो हमारे पास बहुत सारे साइक्लो अल्केन है नेम्ड एज साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, और भी बहुत सारे साइक्लोसाइक्लेन साइक्लो अल्केन होंगे। लेकिन अब इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती है अल्केन की। नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि अल्केन्स आर नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अल्केन्स जो होता है वो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जो इनसॉल्युबल होता है पानी में। वेक्टर्स जो वाटर है वो पोलर इन नेचर होता है, जबकि यहाँ पर हमने देखा कि जो अल्केन है वो नॉन पोलर इन नेचर है। यही वजह है जो अल्केन होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, बट जो सॉल्युबल होते हैं अल्केन वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। हमने ये भी पढ़ रखा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक्स। सेकंड पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स इज वेरी लो। अल्केन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो वेरी लो होती है। इट इंक्रीज विद द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। अगर कार्बन चेन की इंक्रीज होगी तो ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ अल्केन इज हायर। जो स्ट्रेट अल्केन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू ब्रॉड चेन से। क्यों स्ट्रेट होती है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक अल्केन है जो कि इन स्ट्रेट चेन में क्या होगा कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रॉड चेन, लाइक दिस इज अ ब्रॉड चेन फॉर एग्जाम्पल। तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो स्ट्रेट चेन है अल्केन की वो एक्सटेंडेड बन जाती है और इसकी यही वजह है जो उसका सरफेस एरिया वो ग्रेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू ब्रॉड चेन ऑफ अल्केन से। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अल्केन्स विच कंसिस्ट C1 to C4, अगर सी अल्केन में एक से 4 कार्बन होते हैं तो ऐसी अल्केन्स गैसेस फॉर्म में बन जाती है। अगर 4 कार्बन से ज्यादा कार्बन अप टू 17 पर होंगे तो ऐसी अल्केन लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, और 17 से ज्यादा जो अल्केन्स होती है वो वैक्सी सॉलिड में होते हैं, लाइक कैंडल। ओके, ये तो हमने अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा, लेकिन उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज है साइक्लो अल्केन की। इसकी 2 प्रॉपर्टीज है। साइक्लो अल्केन ऑफ C1, C3 एंड C4 ऐसे साइक्लो अल्केन्स गैसेस में होंगे, while the cycloalkanes of C5 or more than carbon atoms are in liquid form। देखो ऊपर हमने अल्केन्स में देखा कि 1 से 4 कार्बन अगर किसी अल्केन में होंगे तो वो गैसेस फॉर्म में होगी, 4 से ज्यादा होगी तो लिक्विड में, अगर 17 से ज्यादा होगी तो वो वैक्सी सॉलिड। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अगर 3 कार्बन अब 4 कार्बन होंगे साइक्लो अल्केन में तो ऐसा अल्केन लिक्विड गैसेस फॉर्म में होता है, जबकि अगर 5 कार्बन होंगे या 5 कार्बन से ज्यादा कार्बन होते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अच्छा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साइक्लो अल्केन्स लोअर होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन ऑफ अल्केन से, बिकॉज कंपेरेबल मोलर मास ऑफ ड्यू टू द रिंग स्ट्रेन की वजह से। तो व्यूअर्स, ये हमने इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की क्या स्ट्रक्चर होती है। ओके, देखो हमें पता है कि अल्केन्स जो है वो ओपन चेन है एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एक मेंबर है। इट मींस इट हैज अ सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन बिटवीन कार्बन। इसमें जो कार्बन है, ईच कार्बन ऑफ अल्केन्स टेट्राहेड्रिकली बॉन्डेड। ओके, इसमें जितने भी कार्बन होंगे 10, इसमें 2 कार्बन होते हैं और वो आपस में टेट्राहेड्रिकली अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, लेकिन वो अरेंज होते हैं हाइड्रोजन एटम से एंड अदर कार्बन एटम से। इथेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 कार्बन्स। जो इथेन है दिस इज अ मेंबर ऑफ अल्केन्स, ये 2 कार्बन से एंड
6 हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। तो इसमें जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है अप्रोक्सीमेटली sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। these 4 sp hybridized orbitals arrange होते हैं इन tetrahedral फैशन में। Out of 4 sp3 hybrid orbitals consist each carbon atom, okay, लेकिन sp3 hybridized orbitals यूटिलाइज होता है जिसमें फ्रॉम आउट ऑफ 4 sp hybrid orbitals में से जो 3 sp3 hybrid orbitals होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। As the remaining sp3 hybrid orbitals of one carbon atom overlap करता है with other sp3 hybrid orbitals of another carbon atom के साथ, ओके। और bond length between carbon and carbon की होती है approximately 1.54 एंगस्ट्रोम and bond angle बनता है कार्बन एंड कार्बन, ओके, एंड कार्बन हाइड्रोजन के बिटवीन अप्रोक्सीमेटली 109.5 एंगल बनता है। ओके, ये अल्कीन की स्ट्रक्चर थी। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन का एक मेंबर है साइक्लोप्रोपेन जिसमें 3 कार्बन पाए जाते हैं। ये जो होता है वो बहुत स्मॉलेस्ट होता है एंड सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होती है साइक्लोअल्केन्स की विद रिंग कंपोज इन स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि 3 कार्बन मिलते हैं और कार्बन अटैच होते हैं विद 6 हाइड्रोजन एटम के साथ। जो कार्बन एटम्स है इन साइक्लोप्रोपेन में वो अरेंज होते हैं दरअसल ट्राइगोनल जियोमेट्रिकल इन शेप में विद इन इंटरनल। अगर इसकी जो इंटरनल एंगल है वो 60 एंगल बनती है जो क्वाइट सिमिलर होती है बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5 एंगल से एग्जिस्ट करती है जो कि एग्जिस्ट करती है अल्केन्स में। क्योंकि ये हमने दोनों की स्ट्रक्चर को देखा। उसके बाद हम बात करते हैं दोनों के अल्केन्स की रिएक्टिविटी को, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स के अल्केन्स किस तरीके से रिएक्टिविटी परफॉर्म करता है दूसरे कंपाउंड्स के साथ। देखो, अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव अंडर नॉर्मल कंडीशंस। जो अल्केन्स होती है वो लेस रिएक्टिव होती है। इसकी भी एक वजह है, रीजन है, उसे भी हम देखेंगे। बिकॉज दे आर नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर नेचर की वजह से अल्केन्स जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। Hence the polar reagent also no reaction. ये polar reagent से कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता। Further stronger carbon-carbon bond requires high bond energy for breaking. इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ओके, इसलिए भी ये लेस रिएक्टिव होता है। और एक और वजह है कि अल्केन्स को अक्सर कहा जाता है पैराफिन्स। पैराफिन्स क्या है? पैराफिन्स टर्म पैराफिन से लिया गया, originated. The term paraffin is said to have originated from Latin word perineum और इसका मतलब होता है लिटिल, और जबकि अफिन का मतलब होता है अफिनिटी। इसमें बहुत ज्यादा कम अफिनिटी होती है, यही वजह है कि ये लेस रिएक्टिव होता है। However, under certain conditions, undergoes halogenation reaction, combustion reaction, and cracking, which can used to industrial process to produce variety of useful organic products. Okay, तो ये बहुत सारे रिएक्शंस परफॉर्म करती है जैसे हेलोजिनेशन, कंबस्शन रिएक्शंस एंड क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ये रिएक्शंस परफॉर्म की जाती हैं अल्केन से। देन रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन्स आर वेरी सिमिलर टू अल्केन्स। ये भी अल्केन की तरह ही होता है रिएक्टिविटी में, एक्सेप्ट फॉर अ वेरी स्मॉल वंस, स्पेशली साइक्लोप्रोपेन को छोड़कर। ये बहुत स्मॉल वंस होता है, स्मॉल होता है। साइक्लोप्रोपेन इज मच मोर रिएक्टिव। जो साइक्लोप्रोपेन है वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, जबकि जो साइक्लोअल्केन है वो कम रिएक्टिव होता है। ड्यू टू द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन द रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर की वजह से इसकी जो बॉन्ड एंगल बनती है, यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अच्छा, दूसरे टॉपिक है हमारे पास रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये क्या होता है? बिफोर एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल को बैन करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कांसेप्ट ऑफ होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक फिशन क्या होता है। देखो, होमो का मतलब होता है सेम
एंड लाइटिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, एंड लाइटिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन। देखो ये होता क्या है, cleavage of chemical bond takes place in organic molecule either by homolytic fission हो या heterolytic fission। यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास कोई एक, फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास कोई ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ओके, तो ये क्या कर रहा है कि इसमें ब्रेक डाउन हो रही है, वो ब्रेक डाउन हेट्रोलाइटिक भी हो सकता है और वो ब्रेक डाउन होमोलाइटिक भी हो सकती है, इसको हम कहते हैं रेडिकल। ओके, दिस इज अ फ्री रेडिकल। इन होमोलाइटिक फिशन में क्या होता है कि बॉन्ड पीरियड टेक्स प्लेस इवनली। अगर होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होगी तो इवनली ब्रेकडाउन होगी, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल पेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे और यहाँ पर भी पेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। लेकिन हाइड्रोलाइटिक फिशन में क्या होगा कि वो जो क्लीवेज होगी वो अनइवन इलेक्ट्रॉन्स में होती है, इट मींस वो ऑड इलेक्ट्रॉन्स में होती है। ओके, दिस इज नोन एज होमोलाइटिक फिशन एंड हेट्रोलाइटिक फिशन। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रही है किसी भी स्पीशीज की ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर भी इवन और यहाँ पर भी इवन बनेगा, दिस इज अ होमोलाइटिक फिशन। लेकिन यहाँ पर तो सिंगल है। ओके, अगर यहाँ पर स्पीशीज ब्रेकडाउन हो रही तो देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्रॉस हो जाएगी, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहा, तो दिस इज अ हेट्रोलाइटिक फिशन और दिस इज आल्सो हेट्रोलाइटिक फिशन। अच्छा, ऐसा रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं कि किस तरीके से होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर टाइपिकली कैरिड आउट बाय होमोलाइटिक फिशन। ज्यादातर जो होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में वो होमोलाइटिक फिशन टेक्स प्लेस किया जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि ये रिएक्शन मीथेन एंड क्लोरीन के बीच में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एट अ हाई टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ इस रिएक्शन के जो मेन 3 स्टेप्स होते हैं। इस स्टेप्स को डिफाइन करने से पहले हम थोड़ा सा मेन पॉइंट्स को देखते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन इज मोर डिफिकल्ट देन द मीथेन से ज्यादा डिफिकल्ट होती है बिकॉज ऑफ मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, क्योंकि ये ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन प्रोडक्ट देते हैं। फर्स्टली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 6 हाइड्रोजन एटम्स इन ईथेन instead of 4 in methane, and secondly because isomerism is possible at the dichlorination step में। ये आइसोमेरिज्म क्या होता है इस टॉपिक को हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ओके, इसका पहला स्टेप है चेन इग्निशन। क्या होता है कि the reaction begins with breaking of chlorine bond in the presence of light, UV rays light producing 2 chlorine free radicals। जब इस क्लोरीन को हम लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन कराएंगे तो क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये पहला स्टेप। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप है चेन प्रोपिगेशन का। हमने देखा कि चेन इनिशियल में क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन रहा था, उसके बाद क्लोरीन फ्री रेडिकल इज प्रोड्यूस्ड बाय चेन इनिशिएशन में। ठीक है, जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो चेन इनिशिएशन स्टेप में बना। अब ये क्लोरीन क्या करता है कि मीथेन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और उस मीथेन के एक हाइड्रोजन एटम को बाहर एब्स्ट्रैक्ट करवाता है। इस प्रोसेस के रिजल्ट में क्या होता है कि एक हाइड्रोक्लोराइड बनता है एंड फ्री रेडिकल ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है इस स्टेप में चेन प्रोपिगेशन में। उसके बाद देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है। देखो, क्लोरीन फ्री रेडिकल ने अटैक किया मीथेन के एक मॉलिक्यूल पर, तो उसमें से हाइड्रोजन बाहर एक्सट्रैक्ट हो गई, तो रिजल्ट में हाइड्रोजन क्लोराइड बना एंड मिथाइल का एक फ्री रेडिकल बना। अब फर्दर क्या हो रहा है कि ये जो मिथाइल क्लोराइड है वो अदर क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करता है और उसमें से प्रोड्यूस करता है मिथाइल क्लोराइड। देखो इसका मैकेनिज्म, किस मिथाइल ने अटैक किया क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर, तो इसमें से क्लोरीन अटैच हो गई, ठीक है, और एक क्लोरीन बाहर इवॉल्व हो गई, इसका ये मैकेनिज्म हुआ। देन इसका है लास्ट स्टेप चेन टर्मिनेशन। दिस स्टेप लीड्स टू कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन व्हेन ऑल फ्री रेडिकल्स कंबाइन टू फॉर्म 3 पॉसिबल स्टेबल मॉलिक्यूल्स। इसमें कह रहा है कि जब वो सारे फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं
तो इनमें से 3 स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि ये वाले हैं। ओके, लेकिन इन रियलिटी द रिएक्शन डजंट हेल्प आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड। ओके व्यूअर्स, देखो कह रहा है कि जब मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा तो उसके बाद कोई भी रिएक्शन नहीं होता, हेल्थ हो जाता है। रिएक्शन हेल्थ का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, सीज हो जाना, रुक जाना। लेकिन रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन आइटम जो कि मिथाइल ग्रुप में मिथाइल क्लोराइड में है, वो सब्स्टिट्यूट होते हैं, बाहर निकलते हैं बाय क्लोरीन एटम के आने से। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रहा है वो बिफोर रिएक्शन स्टॉप होने से पहले है। ओके, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ने अटैक किया मिथाइल ग्रुप पर, तो इनमें से एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन से अटैच हो गए, तो मिथाइल क्लोराइड की प्रोडक्ट बन गई। ओके, दूसरा देखिए, क्लोरीन मॉलिक्यूल ने मिथाइल क्लोराइड पर अटैक किया, तो हमें प्रोडक्ट मिली मिथाइलिन डाइक्लोराइड। ओके, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इन सारे रिएक्शंस में कॉमन प्रोडक्ट होगी एज अ माइनर प्रोडक्ट। थर्ड स्टेप है, थर्ड रिएक्शन है कि जब क्लोरीन मिथाइलिन डाइक्लोराइड पर अटैक करता है तो उसमें से क्लोरोफॉर्म की प्रोडक्ट बनती है, और दिस इज पास मेडिकल एमसीक्यू टेस्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन। और जब क्लोरोफॉर्म पर मीथेन अटैक करता है तो उसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाता है। दिस इज द फार्मूला ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हमने इसके 3 स्टेप्स देख लिए। उसके बाद हम अल्कीन्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन ऊपर हमने अल्केन्स को देखा। अल्कीन्स आर क्लासेस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो अल्कीन्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करती है बिकॉज इट हैज डबल और मोर देन डबल बॉन्ड। ओके, वही बात, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं एक चेन में। ऑल्फीन्स इज एन अदर टर्म दैट्स यूज्ड फॉर अल्कीन्स। अल्कीन्स के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ऑल्फीन्स। ये जो ऑल्फीन्स लफ्ज है ये ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड ओलियम से, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। दिस इज बिकॉज द सम ऑफ अर्ली डिस्कवर्ड अल्कीन्स वर ऑयली लाइक। जो पहले अल्कीन्स को डिस्कवर किया गया था वो ऑयली लाइक की तरह ऑयल की तरह होता था। तो ये तो अल्कीन के जनरल इंट्रोडक्शन देखा, लेकिन अल्कीन की स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, इथीन इज अ फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। ओके, इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2sp2 hybridized carbon atoms that arrange in trigonal planar geometry। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एथीन में होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं, एंड इसकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री में होता है। ये दोनों याद रखने वाली पॉइंट्स है। लेकिन द डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इज कंपोज ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, विच अराइजेस फ्रॉम आवर लेप, जो अराइजेस आवर लेप ऑफ 2sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बिटवीन में। ओके, इनमें से ईच कार्बन ऑफ एटम जो है वो एटम में से एंड पाई बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म ड्यू टू द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स। देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एटम्स के बीच में वो कंपोज्ड है सिग्मा बॉन्ड में। ओके, जो ओवरलैप होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड में, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो बनता है लेटरल साइड ऑफ ओवरलैपिंग में, लेकिन वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स में बनता है। वन फ्रॉम ईच कार्बन एटम। ओके, उन दोनों में से ईच कार्बन के एटम में से होगा। ईच कार्बन इज इथीन इज आल्सो डबल बॉन्डेड। इन दोनों कार्बन में बीच में डबल बॉन्ड होता है। ओके, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और इसमें एक पाई बॉन्ड बनता है जो कि लेटरल ओवरलैपिंग होता है। विद 2 हाइड्रोजन एटम्स थ्रो sp2s सिग्मा बॉन्डिंग बनाते हैं, जो कि sp2s है वो हाइब्रिडाइजेशन टाइप है। द बॉन्ड लेंथ फॉर कार्बन कार्बन सिंगल सिग्मा बॉन्ड। देखो सिग्मा बॉन्ड में जो सिंगल बॉन्ड में कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, एंड बॉन्ड एंगल बिटवीन बनती है इनटू कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में वो होता है अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री का। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हो गई इथीन की स्ट्रक्चर। और इथीन का फार्मूला होता है C2
H4, क्योंकि 2 कार्बन अटैच होते हैं 4 का हाइड्रोजन से। ओके, और यहाँ पर मेन पॉइंट ये है इनकी स्ट्रक्चर में कि इथीन की क्या स्ट्रक्चर होती है, वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप में होते हैं, और उसकी हाइब्रिडेशन होती है sp2 हाइब्रिडेशन। इसमें सिग्मा बांड एंड अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स में पाई बांड बनता है। ओके, ये मेन पॉइंट है इथीन के स्ट्रक्चर के हवाले से। उसके बाद हम देखेंगे कि इथीन को यानी कि अल्कीन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। अल्कीन्स कैन प्रिपेयर बाय डिहाइड्रेशन, एक प्रोसेस है, इससे अल्कीन को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। ओके, दरअसल वो जो डिहाइड्रेशन होगी वो अल्कोहल की होगी, एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से हम ऑफ अल्काइड से भी हम अल्कीन को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखते हैं दोनों का मैकेनिज्म क्या होता है। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पहले तो हम ये समझते हैं कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। देखो यहाँ पर ये जो डी है, डी का मतलब होता है नॉट, एंड हाइड्रेशन लफ्ज लिया गया है हाइड्रो से, और हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर। जब अल्कोहल से हम पानी को बाहर एवोल्व करवाते हैं, एलिमिनेट करवाते हैं, तो हमें इथीन की प्रोडक्ट मिलती है। ओके, देखो व्हेन अल्कोहल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज सल्फ्यूरिक एसिड इज एजेंट है यहाँ पर, उनमें से क्या होगा कि वाटर वहां पर एलिमिनेट होगा, तो जो प्रोडक्ट रह जाएगी रिमेनिंग में वो दरअसल अल्कीन कहलाएगी। तो इसका जो टेम्परेचर वो अप्रोक्सीमेटली 170 सेंटीग्रेड होगा। तो ये इसका मैकेनिज्म होगा। और डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड देखते हैं। देखो व्हेन इथाइल हैलाइड is treated with an alcoholic solution of potassium hydroxide, then the elimination of hydrogen and halogen atom takes place from two adjacent carbon atoms of alkyl halide, and last में हमें क्या मिलेगा, इथीन अल्कीन मिलते हैं। देखो इसका मैकेनिज्म, देखो इथाइल ब्रोमाइड है, जब इथाइल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन से, दिस इज द अल्कोहलिक सॉल्यूशन से जब ट्रीट करवाते हैं तो हमें इथीन की प्रोडक्ट मिलती है, और वाटर, और ये जो प्रोडक्ट है ये माइनर प्रोडक्ट है यहाँ पर, और इसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 60 सेंटीग्रेड होगा। ओके, ये तो यहाँ पर अल्कीन को, आई थिंक अल्कीन को यहाँ पर बनाने की प्रोसेस है। लेकिन अब हमें ये देखता है कि वो अल्कीन दूसरे सब्सटेंस से कैसे रिएक्ट करता है और कौन कौन सी प्रोडक्ट हमें बना के देता है। देखो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, जो अल्कीन की रिएक्टिविटी होती है एज कंपेयर टू अल्कीन से वो बहुत ज्यादा होती है, हायर रिएक्टिविटी होती है इसकी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड की वजह से हमने देखा कि अल्कीन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट था एंड एक सिग्मा बॉन्ड था। ओके, पाई बॉन्ड की वजह से अल्कीन की जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी है वो हायर होती है एज कंपेयर टू अल्कीन से। ठीक, द पाई बॉन्ड इज रिलेटिवली वीकर, तो जो पाई बॉन्ड है वो वीकर होता है, जिसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। एडिशनली द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एसोसिएट विद पाई बॉन्ड इज डिस्ट्रीब्यूट अबव एंड बेलो कार्बन एक्सेस। अच्छा, ये देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो पाई बॉन्ड की डेंसिटी है वो अबव एंड बेलो होती है कार्बन की एक्सेस पर, making pi electrons more exposed to an electrophilic species। तो यहाँ पर pi electrons ज्यादा एक्सपोज करते हैं to an electrophilic species में। Consequently, alkenes readily react with electrophile, making them more reactive than alkenes। अच्छा, ये जो यहाँ पर कह रहा है कि ये alkenes जो है वो हाईली रेडियली रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल से। दरअसल इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन को ज्यादा रिएक्टिव बना देता है अल्केन से। कि देखो रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, even though alkenes can undergo oxidation reaction, polymerization reaction, the most frequent observed reactions for alkenes are those involving in addition reaction। so alkenes जो होती है वो ज्यादातर एडिशन रिएक्शंस देता है हमें। इन रिएक्शंस को हम डिटेल में देखेंगे। देखो हाइड्रोजीनेशन, in this reaction the hydrogen gas is added across carbon-carbon double bond of alkenes। इसमें कह रहा है कि जब हाइड्रोजन गैस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में से क्रॉस करके जाता है
इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट सच एज प्लेटियम, पैलेडियम और निकल की मौजूदगी में, और इसका टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली 250 टू 300 सेंटीग्रेड। तो हमें प्रोडक्ट मिलती है इथेन। के बाद हेलोजिनेशन, इसमें क्या हो रहा है कि द रिएक्शन ऑफ इथेन विद हेलोजन इज एन एडिशन रिएक्शन। दिस इज अ एडिशन रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट्स में बनती है डाइहेलोअल्केन की। In this reaction, that takes place in the presence of inert solvent such as carbon tetrachloride or chloroform। अच्छा, इसका मैकेनिज्म देखो हेलोजिनेशन का। तो हमारे पास दो हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन जब ट्रीट करते हैं इथीन के साथ, अल्कीन के साथ, तो हमें डाइहेलो अल्केन की प्रोडक्ट मिलती है, जो कि हमारे पास है 1,2 डाइब्रोमो इथीन। और ये जो हेलोजिनेशन है वो प्रोसेस किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म की मौजूदगी में। दिस इज अ मेन पॉइंट। उसके बाद है हाइड्रोहेलोजिनेशन। इसका मतलब ये कि इसमें एक हेलोजन का मॉलिक्यूल और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब इथीन में ऐड करवाते हैं, ठीक, तो हमें प्रोडक्ट मिलती है इथाइल ब्रोमाइड की। देखो, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। ओके, हेलोजन एसिड का जब एडिशन होगा अब अल्कीन में, तो हमें अल्काइल हैलाइड मिलता है। दिस इज नोन एज हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। ये जो एडिशन ऑफ हेलोजन और एसिड का है वो होता है ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, गवर्न होता है बाय मार्किनोकोव्स रूल के मुताबिक। अब ये मार्किनोकोव्स रूल क्या होता है, देखो इसको समझते हैं यहाँ पर कि व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी तो यहाँ पर मार्किनोकोव्स रूल फॉलो किया जाता है। The undergoes addition reaction। देखो यहाँ पर वही बात कह रहा है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू मार्किनोकोव्स रूल के मुताबिक। द नेगेटिव, इसमें कह रहा है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज ऐड किया जाएगा टू द डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम से विच होल्ड द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन को होल्ड करके रखेगा। वाइल द हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, बस मतलब कहने का ये कि मार्किनोकोव्स रूल रिच गेट्स रिच। अगर ज्यादा हाइड्रोजन है तो वाइल हाइड्रोजन इस अटैच होगी कार्बन एटम से हाईएस्ट नंबर में, तो हाइड्रोजन वहां सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। दिस इज नोन एज मार्किनोकोव्स रूल। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल द रिएक्शन ऑफ प्रोपेन विद हेलोजन ब्रोमाइड, जो हमें देता है 2 ब्रोमो प्रोपेन इज अ मेजर प्रोडक्ट। This is 1 bromo propane. This is a major product. This is a minor product. Okay, order of reactivity. This is the main point of this chapter. Order of reactivity of halogen acid होती है। इसमें HI is the highest reactivity as compared to HBr and HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन होगा इसमें। जब एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्कीन के साथ होता है तो हमें अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलता है। दिस नोन एज हाइड्रेशन प्रोसेस। द रिएक्शन दिस इज कैरीड आउट बाय एसिड कैटलिस्ट एट 80 to 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये परफॉर्म किया जाता है। हेलो हाइड्रेशन कंफर्मेटरी ऑफ टेस्ट फॉर अल्कीन के लिए ये रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है। हेलो हाइड्रेशन इज एन रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है कि हेलोजन रिएक्ट करता है अल्कीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड हमें बना के देता है हेलो हाइड्रेन। दिस इज अ ब्रोमो हाइड्रेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन एलिमेंट एटम अटैच है। हमारे पास रिएक्शन है एपोज रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन के साथ जब भी ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम उसको एपोजिडेशन रिएक्शंस कहते हैं, या दिस इज अ प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हमें प्रोडक्ट मिल रही है एपो ऑक्साइड की और इन द 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, और जिस विच इज ये जो एपो ऑक्साइड है वो 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर होता है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म देखो, जब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ऐड होता है डबल बॉन्ड ऑफ इथीन के साथ तो हमें प्रोडक्ट मिलती है एपो ऑक्साइड की, और एपो ऑक्साइड यूज किया जाता है एज अ प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स सर्फेक्टेंट्स में। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ये जो होता है रिएक्शन वो पेरासिटिक एसिड में होता है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ओके, उसके बाद रिएक्शन है ओजोन लाइसिस। ओजोन लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, और ओजोन की सिंबल क्या होती है? ओ।
3 दिस इज ओजोन। ओजोलाइसिस एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें क्लीवेज होती है अल्कीन की और अल्काइन की बाय ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इसमें होते हैं इज जिंक। दिस इज द मेन पॉइंट। द रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। इसमें जो प्रोडक्ट बनती है वो ओजोनाइड होती है। इंटरमीडिएट विच आर अनस्टेबल, जो कि अनस्टेबल होता है, क्विकली डिकम्पोज हो जाता है इन एसिटाल्डिहाइड और अल्डिहाइड में। इसका ये मैकेनिज्म है, इथिन के साथ ओजोन ऐड हुआ, उसके बाद ब्रेकडाउन हुई और हमें इंटरमीडिएट बना इथाइलिन ओजोनाइड और वो कन्वर्ट हुआ फॉर्माल्डिहाइड में और जिंक ऑक्साइड इज अ माइनर प्रोडक्ट। देखो उसके बाद इसका लास्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। The polymerization of alkene involves a linking of many alkene monomers। जब कई मोनोमर्स ऑफ अल्कीन आपस में कंबाइन होते हैं, टुगेदर होते हैं, तो उनमें से बहुत पॉलीमर हायर पॉलीमर चेन बनती है। ये प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन। नंबर ऑफ इथीन कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म पॉलीइथीन। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन और ये प्रोसेस होता है 200 सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर इसका प्रेशर होता है 2000 atm। उसके बाद अल्कीन्स, ये यहाँ पर इथीन कंप्लीट हुआ, अल्केन को हमने देखा, उसके बाद अल्कीन को देखा, उसके लास्ट में आता है अल्काइंस। अल्काइंस आर आल्सो हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बिटवीन टू कार्बन्स के। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, जो इथाइन है वो फर्स्ट मेंबर होता है अल्काइंस का और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp हाइब्रिडेशन होगी। इट मीन जो इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर बनती है। ईच कार्बन हैज 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं एंड 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स py एंड pz। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्रॉम 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, वन विद कार्बन एंड अदर विद हाइड्रोजन। लेकिन सिग्मा बॉन्ड जो बनते हैं यहाँ पर एक कार्बन से बनता है और दूसरा हाइड्रोजन से बनता है। Whereas 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं फ्रॉम 2 pi bonds जो कि पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, हैज द शेप लीनियर विद एन एंगल 180 डिग्री। इसकी बॉन्ड लेंथ बनती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में 1.20 एंगस्ट्रॉम। ओके, देन वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। कि अल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखो, अल्काइंस आर कलरलेस, ये कलरलेस होती है, इनका कोई भी कलर नहीं होता अल्काइन का। ये ऑर्डरलेस होती है, इसकी कोई भी खुशबू या बदबू वगैरह नहीं होती एक्सेप्ट एसिटाइलिन को छोड़कर, जो कि गैस होता है, विच हैज गार्गलिक लाइक ऑर्डर। इसके जो टेस्ट होता है वो गार्गलिक लाइक ऑर्डर होता है। अल्काइंस आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में सोल्व नहीं होती, ये सॉल्युबल होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, लाइक एसीटोन में, ईथर में, ओके, एंड इथाइल एसीटेट में। ना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें अल्काइन की, तो वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्काइंस के साथ। द फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस। अल्काइंस के जो पहले 3 मेंबर हैं वो गैसेस होते हैं। नेक्स्ट मेंबर अप टू 12 कार्बन पर वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि अल्काइन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, बाय एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो आपने नोट किया कि जो अल्केन है वो एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा था, अल्कीन एडिशन रिएक्शन दे रहा था, लेकिन यहाँ पर जो अल्काइन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन हमें देगा। अल्काइंस आर जनरली सिंथेसाइज्ड थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन, दिस इज द मेन पॉइंट। जो अल्काइंस होते हैं वो हम प्रिपेयर करते हैं बाय एलिमिनेशन रिएक्शन से, which is involve the removal of atoms or groups of atoms to adjacent carbon atoms है। तो पहला स्टेप है हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विजिनाइल डाइहाइड। अब ये विजिनाइल डाइहाइड क्या होता है इसको देखो। तो देखो, when 2 halogen atoms attach to a 2 adjacent carbon atom, जब 2 हेलोजन एटम अटैच होते हैं 2 adjacent कार्बन के साथ तो वो कहलाते हैं विजिनल डाइहाइड। अगर वो 2 हेलोजन एटम्स अटैच होंगे सेम कार्बन के साथ लेकिन वो एक दूसरे के सामने, तो ऐसे कहलाते हैं टर्मिनल डाइहाइड। फॉर एग्जांपल, एक हेलोजन है सपोज, ओके, ये अटैच है कार्बन के साथ सामने
और इसी के ठीक सामने एक और हेलोजन अटैच है, तो ये कहलाते हैं जर्मिनल डाइहैलाइड। ओके, दिस इज अ जर्मिनल डाइहैलाइड स्ट्रक्चर। अगर इसी तरीके से ये इसको हम कट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन के साथ एक और हेलोजन अटैच होता है, तो ये कहलाते हैं विजिनल डाइहैलाइड। व्हेन विजिनल डाइहैलाइड हीटेड विद एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीटेड करवाते हैं, तो वो हमें इथाइन प्रोड्यूस करके देता है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ टू हेलोजेंस। ये रिएक्शन इन्वॉल्व होता है टू हेलोजेंस को रिमूव करने में एंड टू हाइड्रोजन्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम से। ओके, देखो इसका मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म बनता है। हमारे पास है 1,2 डाइब्रोमो इथेन। जब अल्कोहलिक सॉल्यूशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो उनमें से प्रोडक्ट बनती है विजिमल ब्रोमाइड। ओके, दिस इज अ विजिमल ब्रोमाइड स्ट्रक्चर। ओके, अगर इसको हम फर्दर हीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH में, तो वो हमें बना के देता है इथाइन एज अ प्रोडक्ट। तो ये हम देखा कि इथाइन को विजिनल डायग्राम से किस तरीके से प्रोड्यूस किया गया। उसके बाद डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स क्रिएशन है। टेट्राहेलाइड्स ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट फॉर्म इथाइन। इसमें कह रहा है कि जब टेट्राहेलाइड्स को जिंक के साथ ट्रीट करवाते हैं, हीट करवाते हैं, तो वो हमें 1,2 डाइब्रोमो मीथेन इथेन बना के देता है। अगर इसको हम फर्दर हीट करवाते हैं, तो वो हमें इथेन प्रोड्यूस करके देता है। देन ये हमने देखा कि किस तरीके से टर्मिनल रिएक्शन में से हम इथाइन को प्रोड्यूस करा रहे थे। लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस की, क्या एसिडिटी होती है टर्मिनल अल्काइंस की। द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो वो इथाइन कहलाते हैं। इथाइन 1 प्रोपाइन 1 ब्यूटाइन, ओके, ये कहलाते हैं। टेट्राइस एज अ वीक एसिड। जो इथाइन है, 1 प्रोपाइन है, 1 ब्यूटाइन है, वो एज अ वीक एसिड्स जाने जाते हैं। इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इनकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो लीनियर इन शेप बनती है, ठीक है, दिस इज लीनियर इन शेप। एंड इसकी जो एंगल बनती है अप्रोक्सीमेटली 180 बनती है। देखो उसके बाद रिजल्ट में वो क्या बनेगी, स्लाइटली एसिडिटी, थोड़ा सा एसिडिटी होगी, इसलिए हम इसको कहते हैं वीक एसिड। 50% एस करेक्टर ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन्स मेक करता है इसमें, slightly electronegative. It causes the hydrogen atom attached to it to be slightly electropositive. ये कास्ट करवाता है, अगर इसमें हाइड्रोजन एटम अटैच होता है तो कास्ट स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये बन जाता है। दिस पोलैरिटी वीकन्स कार्बन हाइड्रोजन bonds make it easier for the base to extract hydrogen atoms for terminal carbon from terminal carbon. अच्छा, इसमें समझने वाली बात ये है कि ये बहुत इजी करके देता है हाइड्रोजन एटम्स को निकालने में, एक्सट्रैक्ट कराने में फ्रॉम टर्मिनल कार्बन से। दिस इज नोन एज एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल दिया गया यहाँ पर आप हाइड्रोकार्बन्स की, जिसमें इंक्लूड में इथेन, इथीन एंड इथाइन। इन तीनों में डिफरेंट क्या है कि इथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, इथीन में डबल बॉन्ड होता है, जबकि इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, इथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एंड इथाइन में ओनली sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन और एक बात, हम यहाँ पर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने देखा कि इथेन की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रिकल इक्वेशन में थी, इथीन की स्ट्रक्चर जियोमेट्रिकल शेप में थी, एंड इथाइन की स्ट्रक्चर हमने देखा कि वो लीनियर इन शेप में थी। इट मींस इसकी जो एंगल है वो 180 बन रहा था। ओके, एस क्रेटर ये भी हाइब्रिडेशन का एक टाइप है। इथेन में 25% होता है और इसमें इथीन में 33% होता है, और जबकि इथाइन में 50% एस क्रेटर मिलता है। पीके वैल्यू देखें तो इसमें कोई भी पीके वैल्यू नहीं मिलता इथेन में, और इथीन की पीके वैल्यू होता है 44 और जबकि इथेन का पीके वैल्यू होता है 25। अच्छा देखो, जो एसिडिक नेचर है टर्मिनल अल्काइंस की, वो दरअसल रिएक्शन परफॉर्म करती है
मेटल कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें इंक्लूडेड होते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होते हैं एंड अमोनिकल क्यूपर्स क्लोराइड्स होते हैं। इनके साथ टर्मिनल अल्काइंस रिएक्शंस परफॉर्म करता है। ओके, इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सिंस जो सिल्वर एसिटलाइट है एंड क्यूपर एसिटलाइट अपीयर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, ये दोनों ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अपीयर होते हैं, एक्सपोज होते हैं प्रेसिपिटेट में। These reactions are often used to identify terminal alkynes. This is a main point कि वो कौन से सब्सटेंस होते हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं जिनको यूज किया जाता है आइडेंटिफाई ऑफ टर्मिनल अल्काइंस के लिए। वो होते हैं क्यूपर्स एसिटलाइट एंड वो सिल्वर एसिटलाइट। ओके, ज्यादातर ये जो सब्सटेंस होते हैं वो लेबोरेटरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। इट्स ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश, यहाँ पर कह रहा है तो ये अल्सो इस्तेमाल किया जाता है इथाइन एंड इथीन के बीच में डिफरेंट करने के लिए इन दोनों सब्सटेंस को। देखो इसका मैकेनिज्म हमने कहा कि जो टर्मिनल अल्काइन है वो रिएक्शन करता है मेटल कंटेनिंग कंपाउंड्स पर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनिकल क्यूपर्स क्लोराइड में। जब ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है इथाइन, तो उनमें से एक सब्सटेंस बनता है सिल्वर एसिटलाइट जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट में बनता है। और जब वो क्यूपर्स अमोनिकल क्यूपर्स क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं अल्काइन, तो उनमें से क्यूपर्स एसिटलाइट बनती है लेकिन वो रेड प्रेसिपिटेट बनाती है। दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। ओके, जो अल्काइंस होते हैं वो मोस्टली एडिशन रिएक्शंस देता है हमें। अल्काइंस अंडरगोस एडिशन रिएक्शंस similar to alkenes की तरह। However, the reactivity of alkynes towards electrophilic reagents, जो reactivity होती है alkynes की वो electrophilic reagents की towards जाती है and is relatively less than that of the alkenes। क्या होता है कि alkenes से कंपेयर में ये जो alkynes है वो लेस होती है। ओके, देखो as we know that कार्बन अल्काइंस में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कंप्राइजेस वो जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन के बीच में, उनमें से एक सिग्मा बॉन्ड मिलता है एंड उनमें से दो पाई बॉन्ड्स मिलते हैं। दिस इज आल्सो मेन पॉइंट। विद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, विद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द कार्बन एटम्स बीइंग एक्सेप्शनली हाई, causing atoms to draw closer each other। देखो उस बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की वजह से वो जो होता है वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। रिजल्टिंग में क्या होता है कि अल्काइंस जो इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्ड्स होते हैं वो लेस एक्सपोज होते हैं एज कंपेयर टू अल्कीन्स के कंपेयर। कंसिक्यूटिवली अल्काइंस एग्जिबिट होता है लोअर रिएक्टिविटी देन अल्कीन्स। यही वजह है, यही रीजन है जो अल्काइंस होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं अल्कीन्स से। तो ये रिएक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का ऐड होना। तो देखते हैं अल्काइंस के साथ। अल्काइंस जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट जैसे कि निकल, प्लेटियम एंड पैलेडियम, दीज आर थ्री कैटलिस्ट, तो हमें वो अल्कीन्स बना के देते हैं which then further reacts। अगर वो ज्यादा रिएक्ट करते हैं आपस में तो एक और मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं अल्केन। ओके, ये उसका मैकेनिज्म है। ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ 250 to 300 सेंटीग्रेड और ये उसके मेटल कैटलिस्ट है निकल, प्लेटियम एंड पैलेडियम। ओके, हाइड्रोहेलोजिनेशन दूसरा रिएक्शन है हमारे पास। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन अल्काइन with hydrogen halide is a dihaloalkane। देखो व्यूअर्स, इस रिएक्शन में कह रहा है कि इस रिएक्शन की जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो डायहेलोअल्केन्स होती है। However, this reaction completes in 2 steps। ये जो रिएक्शंस है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट किया जाता है। The second step involves the Markov's rule। अच्छा, हमने देखा कि ये जो सेकंड स्टेप है ये मार्कोव रूल के मुताबिक किया जाता है
बाकी रूल्स क्या है, बाकी रूल क्या है, ये मैंने आपको रिसेंटली हमने इसके बारे में डिस्कस किया। ए रिच गेट्स रिच, ओके, ये इसका मैकेनिज्म है। याद रखिए कि जो सेकंड स्टेप है, सेकंड उसमें मार्किनो को फ्यूल इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट स्टेप में नहीं होता। दिस इज पेन पॉइंट। हाइड्रेशन, नेक्स्ट आया हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन से हमें पता चला कि किसी सब्सटेंस, इट मींस अल्काइंस में पानी का एड, यहाँ पर पानी एड होगा अल्काइंस के साथ। तो देखते हैं इसे। व्हेन अल्काइल हैलाइड अंडरगोज रिएक्शन विद वाटर, जब अल्काइल हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूमिनियस सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो वो फॉर्म करता है इनोल। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है तो पानी के साथ, तो जो फर्दर इनोल को सब्सिक्वेंटली रीअरेंजमेंट किया जाता है, तो रिजल्टिंग में क्या होता है, उसमें एसिटाल्डिहाइड एंड कीटोन बन जाता है, फॉर्म होता है इस इनोल से। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रेशन का क्या मैकेनिज्म है। द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन, देखो जब हम वाटर को ऐड कराएंगे इथाइन के साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एंड हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरियस सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो उनमें से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है जो कि विनाइल अल्कोहल। जब विनाइल अल्कोहल रीअरेंजमेंट होता है तो वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए और एसिटाल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट हमें यहाँ पर कंपाउंड मिलेगा। ओके, इसका दूसरा मैकेनिज्म ये है कि जब पानी को हम प्रोपाइन से ऐड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरियस सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, एंड इसका जो टेम्परेचर है वो सेम है 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो इसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है जो कि है इनोल, और इनोल जब फर्दर रीअरेंजमेंट होगी इनोल की, तो वो कन्वर्ट होती है Ac2 में। ओके, दिस इज अ मेंबर ऑफ कीटोन। दिस यहाँ पर ये जो हाइड्रेशन है, यहाँ पर हाइड्रेशन का रिएक्शन कंप्लीट हुआ। देन हमारे पास रिएक्शन है ब्रोमिनेशन का। हमें नाम से ही पता चला है कि इसमें ब्रोमीन का मॉलिक्यूल, ब्रोमीन का जो एटम है वो ऐड होगा इथाइन के साथ। तो देखते हैं इस रिएक्शन को। द एडिशन ऑफ bromine to an alkyne molecule that gives us dibromoalkene। क्या देखो व्यूअर्स, यहाँ पर कह रहा है कि जब ब्रोमीन का मॉलिक्यूल अल्काइन और इथाइन के साथ ऐड करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में, तो हमें डाइब्रोमोइथीन की प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, और इसका दूसरा टर्म ये कि which then absorb an other molecule of bromine, जो दूसरे ब्रोमीन के मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब हो जाती है एंड वो प्रोड्यूस करती है टेट्राब्रोमो अल्केन को। वही इसकी टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में वो बना के देगा हमें टेट्राब्रोमो इथेन। ओके, दिस इज नोन एज ब्रोमिनेशन। देन वी हैव टॉकिंग अबाउट ओजोनोलाइसिस। ओजोन सिंबल हमने पहले भी मैंने आपको बताया, O3 इज अ ओजोन। ओके, एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। देखो, ओजोलाइसिस is a reaction in which pi bonds between कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। जब हम ओजोन को ऐड करवाएंगे इथेन के साथ और हमें प्रोडक्ट मिलती है ओजोनाइट। ठीक है, इनिशियली हमें प्रोडक्ट मिलेगी ओजोनाइट। देन देखो यहाँ पर ओजोन को हमने ऐड करवाया इथेन के साथ, तो हमें प्रोडक्ट मिली ओजोनाइट। जब which subsequently undergoes oxidation reaction with hydrogen peroxide, जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करेगी, तो उसके नतीजे में एक और प्रोडक्ट मिलती है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजल प्रोडक्ट। ठीक है व्यूअर्स, ये हमें प्रोडक्ट मिली ओजोलाइसिस के रिएक्शन से। देन एक हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है अल्केन्स एंड अल्काइंस के हवाले से। जो अल्काइंस है वो केमिकली लेस रिएक्टिव थी, ये हमने देखा, क्योंकि उसमें जो सिग्मा बॉन्ड है उसे ब्रेक करने के लिए हमें हाई एनर्जी रिक्वायर्ड थी, इसलिए जो अल्केन्स है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अल्कीन्स से। ठीक है, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ pi electron spread above and below axis of carbon, which offers the electrophile to attack on the substrate of a molecule। जब इस पर
इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन्स पर, तो इसलिए ये क्या है कि मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अल्केन्स। देन अल्काइंस, alkynes display the higher reactivity than alkanes but lower reactivity than alkenes because इसका रीजन ये है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉट इंटायरली एक्सपोज्ड ऑन टू द शॉर्ट लेन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर कह रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड पर जो कि पाई बॉन्ड्स है वो इंटायरली एक्सपोज नहीं हो रहा, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होती है एज कम्पेयर टू अल्कीन से एंड हाई रिएक्टिव होती है एज कम्पेयर टू अल्केन से। दिस इज द मेन पॉइंट। जो अल्केन्स है वो डोंट ऑक्साइड होती है बाय पोटेशियम मैग्नीक ऑक्साइड से एंड अल्कीन्स ऑक्साइड होती है पोटेशियम मैग्नीक ऑक्साइड से, और अल्काइंस भी इसमें पोटेशियम मैग्नीक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होता है इजीली। उसके बाद हम बात करते हैं इस चैप्टर के दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक की, जो कि आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म। इस चैप्टर की एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम एंड मेरिज्म का मतलब होता है शेप और मॉलिक्यूल। ठीक है, व्हाट इज आइसोमर्स? अब ये आइसोमर्स क्या होता है इसको देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर जितने भी कंपाउंड्स है उसका जो उनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूलेज होते हैं वो फार्मूलाज होते हैं वो बहुत सेम होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं सेम होते हैं, बट वो जो डिफरेंट होते हैं इन स्ट्रक्चर और स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंट होते हैं। These compounds are known as isomers। ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं और इस फेनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की दो कैटेगराइज है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट वो जो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से कनेक्टिंग में डिफरेंट होते हैं, उसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे। They are further classified into the following kinds. First type है chain isomers। chain के या skeleton isomers के एक ही बात है। This is a type of structural isomers जिसमें क्या है कि जो molecular formula है वो different होता है एक दूसरे से with respect to carbon skeleton। देखो इसको समझिए। For example हमारे पास ब्यूटेन है, exist करता है following two chain isomers में। N-butane, देखो इसमें 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ओके, ये एन ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन क्या होता है ये मैंने आपको रिसेंटली बताया। ओके, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, बढ़ते अपने दूसरे एग्जाम्पल के पास। इसका दूसरा एग्जाम्पल है पेंटेन हैज फॉलोइंग 3 पॉसिबल चेन आइसोमर्स। पेंटेन को 3 पॉसिबल चेन आइसोमर्स होते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर एमबीके टेस्ट। उसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म द स्ट्रक्चरल डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, जब भी आप पोजीशन आइसोमेरिज्म आपके सामने आए तो आप समझ जाए ये यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की बात की जाएगी और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या होगी, उसकी पोजीशन चेंज होगी। देखो यहाँ पर एन ब्यूटीन है, ओके, एन ब्यूटीन की यहाँ पर एन क्यू ब्यूटीन, ये यहाँ पर ये जो क्यू है ये इसकी पोजीशन को एक्सप्रेस करे यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर इसकी पोजीशन 1 पर है तो इसके लिए यहाँ पर रखेंगे 1 ब्यूटेन, जो कि यहाँ पर ये जो ब्यूटेन है ये गलत है, दरअसल यहाँ पर 1 ब्यूटीन है। ओके, ये बाय मिस्टेक से ए नहीं लग गया, यहाँ पर टी एन है। ओके, बाय द वे सिमिलरली 2 पॉसिबल पोजीशन ऑफ आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड ओके आर गिवन। इसके 2 आइसोमर्स होंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद थर्ड टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का, द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इसमें क्या है कि 2 मॉलिक्यूल्स having the same molecular formula but different from each other by the change of functional groups। देखो यहाँ पर कह रहा है कि 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम है, लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप में एक दूसरे से डिफरेंट है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। मसलन 2 पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है हमारे पास इस कंपाउंड के C2H6O के।
देखो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल, दिस इज अ ओ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अ सिंबल ऑफ अल्कोहल और फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। ओके, डाई इथाइल ईथर, इसमें यहाँ पर देखो कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज है। यहाँ पर ये जो फंक्शनल अटैच है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्कोहल को एक्सप्रेस करा। यहाँ पर ये जो है वो ओ बिटवीन है, दिस इज अ ईथर्स स्ट्रक्चर। ओके, सो इसका अनदर एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो देखो सेम फंक्शनल ग्रुप है, एक ये और ये है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों फंक्शनल की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। दिस इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। उसके बाद है मेटामेरिज्म। मेटा का मतलब होता है बिटवीन, ओके, मेरिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हिच एग्जिबिट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज मेटामेरिज्म। फॉर एग्जांपल, मेटामेरिज्म का एक एग्जांपल है यहाँ पर मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल ईथर एंड डाई इथाइल ईथर। देखो इसमें चेंजिंग कहाँ पर है, यहाँ पर क्लियरली नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग है। यहाँ पर आपको एक सेमी पॉइंट सेम नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये सेम नहीं। यहाँ पर देखो 7 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है, तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इन ओ की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। दिस इज नोन एज मेटामेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। उसके बाद chiral center, क्या होता है ये chiral center? Chiral center is a formed molecule in which when a carbon atoms bonded to 4 different atom or groups, अगर कार्बन किसी 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से अटैच है तो हम उसको कहते हैं दिस इज अ chiral ग्रुप और chiral सेंटर। ठीक है, द कार्बन atom on which three different groups are attached is known as chiral. Carbon or the phenomena referred as chirality. मिसाल के तौर पर हमने अमाइनो एसिड को देखा यहाँ पर, और लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एंड अमाइनो एसिड के साथ 4 डिफरेंट कंपाउंड्स अटैच होते हैं विद अल्फा कार्बन के साथ। ओके, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। रेजिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड इज बोथ D and Al isomers of a compound are present in equal amount within a solution. देखो यहाँ पर ये जो D है एंड L क्या होता है, D डेक्स्टर को एक्सप्रेस करा। यहाँ पर डेक्स्टर का मतलब होता है राइट साइड एंड L लियो, और लियो का मतलब होता है लेफ्ट साइड। ये इक्वल अमाउंट प्रेजेंट होता है किसी सॉल्यूशन में। द सॉल्यूशन एग्जिबिट नो रोटेशन ऑफ पोलराइज ऑफ लाइट की वजह से कोई रोटेशन शो नहीं कर रहा। ओके, क्लॉकवाइज रोटेशन इनिशियोमर्स डेक्स्ट्रोरोटेसी कहलाती है। काउंटर जो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो कि नेगेटिव लेवोटरी रोटेशन कहलाती है। दिस इज मेन पॉइंट। ओके, उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, तो लाइट इज कंपोज्ड ऑफ वेव। जो लाइट है वो वेव की कंपोज होती है दैट वाइब्रेट मल्टीपल प्लेन्स, जो कई मल्टीपल प्लेन्स में वाइब्रेट करती है। However, when this light is passed through a polarizer, जब किसी पोलराइजर पर लाइट पास करेगी, किसी पोलराइजर से लाइट पास करती है, द वेव आर रेस्टिकेटेड। वहां पर क्या होगा कि वेव रेस्टिकेटेड होगी, रेजिस्ट होगी टू द सिंगल प्लेन में, एंड दिस इज नाउ कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज ऑफ लाइट। इसको हम प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट कहते हैं। When a plane of polarized light is passed, जब polarized light passed होगी तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्यूशन से that contain chiral carbon, the light is rotated either clockwise, उसमें क्या होगा कि लाइट clockwise भी रोटेट कर सकती है एंड एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकती है। ओके, किसी सर्टेन डिग्री पर उसे हम कहते हैं लाइट पोलराइज्ड। देखो क्या होता है ये, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो व्हेन द पास थ्रू the solution of compound, this is known as optical activity. ओके, किसी पोलराइज लाइट का जो रोटेशन होता है उस प्रॉपर्टी को हम किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी कंपाउंड की सॉल्यूशन में जो लाइट का रोटेशन वाली प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं दरअसल ऑप्टिकल एक्टिविटी। द डिवाइस दैट यूज्ड टू मेजर ऑप्टिकल एक्टिविटी दे आर नोन एज पोलरीमीटर। पोलरीमीटर, ये दिस इज अ पोलरीमीटर की फिगर है यहाँ पर। ओके,
उसके बाद एक और आइसोमर्स का टाइप है ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या होता है ये ऑप्टिकल आइसोमर्स? इसको देखें, there are two compounds having same molecular formula, same structure but different from each other by optical rotation of the plane. Polarized light are called optical isomers or enantiomers. देखो व्यूअर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम enantiomers भी कहते हैं। enantiomers दरअसल दो कंपाउंड है हमारे पास, उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है एंड जो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो भी दरअसल सेम है, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं अपने प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट में, क्योंकि उसकी रोटेशन किस तरफ जाती है, क्लॉकवाइज रोटेशन है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, उस पर डिपेंड करता है। दरअसल उसको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं या हम उसको कहते हैं enantiomers। देखो, द कंपाउंड्स दैट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड इन द क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर एक कंपाउंड है हमारे पास तो वो क्या कर रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ऐसा कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है या हम उसको कहते हैं डी आइसोमर। अगर कोई कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो वो रिफर करता है लेवो रोटेटरी या हम उसको कहते हैं एल आइसोमर। ओके, these are two optical isomers are mirror images to each other, but यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि but not super impossible and are known as enantiomers। देखो, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास ग्लोव्स है। अगर मैं आपको कहूँ कि राइट हैंड वाला ग्लोव्स आपको लेफ्ट हैंड में पहने तो वो कभी भी आपको फिट नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर दो ऑप्टिकल आइसोमर्स है मिरर के, लेकिन वो कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होते एक दूसरे के साथ, वो कहलाते हैं enantiomers। दिस इज नोन एज ऑप्टिकल isomers। Okay, then we are talking about stereomerism or geometrical isomers। Okay, the stereomerism are type of isomers that have the same molecular formula and connectivity of atoms, but वो different होते हैं special arrangement of atoms से, जो कि होते हैं 3D स्पेस में। रिजल्टिंग में क्या होता है कि डिस्टेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बन जाती है इसका। ओके, देखो, geometrical isomers is a type of stereoisomers are found in the compounds having two different compounds on double bonded atoms। देखो यहाँ पर समझो, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है उनमें एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। अगर इस दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए तो ये दोनों कंपाउंड और कार्बन फ्री रोटेट नहीं कर पाते। ठीक है, इसको समझते हैं आगे। द बोथ कंपाउंड्स हैव रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ एटम्स ऑफ ग्रुप अराउंड द डबल बॉन्ड। देखो वही बात, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ये रोटेट नहीं कर पाएंगे, रोटेट को रेस्ट्रिकेटेड करेंगे। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर टू टाइप्स होते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिस जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, दूसरा होता है ट्रांस आइसोमर्स। अब ये क्या होते हैं इसको समझे। अगर सेम मॉलिक्यूल है लाइक क्लोरीन, वो क्या करते हैं कि एक सेम प्लेन में लाइव करते हैं तो ऐसा ये कहलाता है सिस। ठीक है, सिस जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर सेम मॉलिक्यूल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, लाइक क्लोरीन की तरह, यहाँ पर एक क्लोरीन और यहाँ पर एक क्लोरीन, ये दोनों क्या है एक दूसरे के साथ अपोजिट में है तो ये कहलाएंगे ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। और हाइड्रोजन भी सेम ही है लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है तो ये ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। ओके, इफ द सेम ग्रुप lie on the same side of the molecule, this known as cis isomers। Okay, whereas if the same group lie on the opposite direction in the molecule, this referred as trans isomers। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर हमने अपने लेक्चर्स को वाइंड अप कर दिया, लेकिन इस चैप्टर की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गई है बेंजीन, उसको हम एक दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मुझे इजाजत दें और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।